हॉन्टेड हाउस पार्ट 1। कहानी में आपका स्वागत है, जहां रहस्य, डर और रोमांच से भरी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। राघव, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे साहिल और डॉली एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन यह घर साधारण नहीं है। कहते हैं कि इस घर में एक आत्मा का वास है जिसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। क्या यह परिवार इस घर की रहस्यमय और डरावनी घटनाओं का सामना कर पाएगा? चलिए इस अनजान सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस घर के बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डपटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने सुनीता से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होता है? राघव की बीबी सुनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत भूत नहीं होता है, अंकल तो कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, यह सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें सुनी थीं वह आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम के समय कोई भी यहां नहीं आता, ड्राइवर ने राघव कहा। राघव ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसका किराया देकर दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया। फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी न जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। हाथ में लाठी लिए थी। उसके बाल उलझे से थे। चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ी हुई थीं। लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? राघव ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी, वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहां से, लौट जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यहां जो कोई भी आता है वह जिंदा वापस लौटकर नहीं जाता। तुम सब मरोगे। लौट जाओ यहां से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल यहां से, भाग, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है, आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखभाल रखता था और वह माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था। धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था।
राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला, वैसे ही फर्र से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब, आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूं। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे गए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट भी बना था। सभी लोग खाना लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब, आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वे खाना खा चुके तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था, जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब, आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहां से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहां है? राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच नहीं थी। राघव ने इधर उधर देखा, पर डॉली इनके बीच नहीं थी। राघव ने घबराकर सुनीता से पूछा, कहां गई डॉली? अभी तो यहीं थी। राघव और सुनीता डॉली को चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन डॉली उन्हें कहीं नहीं मिली। वे दोनों आवाज लगाने लगे, डॉली, डॉली, कहां हो तुम? पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। राघव घबरा गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह बहुत परेशान हो गया। उधर सुनीता का दिल धड़कने लगा। उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसे लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली को कुछ हो गया हो। आखिरकार वह गई तो कहां गई? उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से राघव उसको डांटने भी लगा। तुम ध्यान नहीं रख सकती थी उसका क्या? तुमने उसकी परवाह ही नहीं की, तभी तो वह नहीं मिल रही है। एक तो सुनीता पहले से ही परेशान थी, ऊपर से राघव की इन बातों से और परेशान हो गई। वह रोने लगी। अब राघव चुप हो गया। उसने सुनीता को सॉरी बोला। वह चुप हो गई। दोनों फिर से मिलकर डॉली को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें अपने कमरे में रखी अलमारी से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राघव और सुनीता उसके पास धीरे धीरे गए। राघव ने दरवाजा खोला तो देखा कि डॉली उस अलमारी में बैठी थी और वह रो रही थी। राघव ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, क्या हुआ बेटी, तुम अलमारी में कैसे पहुंची? 11 डॉली कुछ नहीं बोली। वह बहुत घबराई हुई थी। राघव और सुनीता भी काफी घबरा गए थे। उन्होंने डॉली से ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए वे डॉली और साहिल को सुलाने के लिए कमरे में ले गए। दरअसल उस घर में सबका अपना अपना एक कमरा था, लेकिन अभी उन्होंने सफाई नहीं की थी, इसीलिए वह सभी एक ही कमरे में सोने वाले थे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सभी लोग बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। डॉली और साहिल को तो तुरंत ही नींद आ गई। राघव भी थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन सुनीता अभी भी जाग रही थी। उसे अभी नींद आई ही थी कि अचानक उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। सुनीता ने उठकर डॉली और साहिल को देखा। वह दोनों तो सो रहे थे। वह बेड से नीचे उतरी। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए उसने अपनी टेबल लैंप जलाई और देखा कमरे में तो कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उठाई और कमरे का दरवाजा खोला। उसने सोचा कि कमरे के बाहर कोई होगा, लेकिन कमरे के बाहर कोई नहीं था। अब उसे बहुत आश्चर्य लगने लगा। उसके साथ ही साथ उसका डर भी बढ़ता गया। जब कोई आसपास है ही नहीं तो फिर रोने की आवाज किसकी आ रही है? उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसने सुना कि उस बच्चे की रोने की आवाज पास के बंद कमरे से आ रही थी। डरते डरते वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गई। उसने देखा कि उस कमरे में ताला नहीं लगा था,
बच्चे की रोने की आवाज और तेज हो गई। सुनीता ने उस कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला और जैसे ही उसके अंदर झांका, एक बहुत ही डरावनी औरत उसके ऊपर झपट पड़ी। उस औरत का आधा चेहरा जला था और वह एक हाथ में चाकू पकड़े हुए थी। वह औरत उसे चाकू मारने ही वाली थी कि वह जोर से चीखी और तभी सुनीता की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। राघव भी जाग गया। उसने पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। सुनीता काफी घबराई हुई थी। राघव ने सुनीता से कहा, सो जाओ, हमें सुबह पूरा घर साफ करना है। राघव ने सुनीता को सुला दिया और फिर खुद सो गया। अगली सुबह किसी के जोर जोर चिल्लाने से उनकी नींद खुली। मालिक, उठिए, सुबह हो गई है, घर भी साफ करना है आपको। राम सिंह नीचे से चिल्ला रहा था। राघव और सुनीता उठे। उन्होंने बच्चों को भी जगा दिया। सुनीता ने राघव को अपने सपने के बारे में बताया तो राघव ने उससे कहा, तुम्हें टेंशन के कारण ही वह सपना आया होगा। तुम चिंता मत करो, वह महज एक सपना ही तो था। राघव और सुनीता नीचे गए। राघव को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए सुनीता ने जल्दी से नाश्ता बना दिया। दोपहर के लिए टिफिन बांध दिया। राघव ड्यूटी पर चला गया। सुनीता ने डॉली और साहिल को नाश्ता कराया और खुद नाश्ता करके घर साफ करने में लग गए। घर को साफ करते समय सुनीता को एक तस्वीर मिली जिसमें एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी। सुनीता ने उस तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे पोंछकर फिर से वहीं पर रख दिया। डॉली को बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसने डॉली को बुखार की गोली खिला दी। सुबह राम सिंह के साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया था। वह बच्चा लगभग 2 साल का होगा। राम सिंह भी घर को साफ कराने में उनकी मदद करने लगा। वह बच्चा इधर उधर खेलने लगा। सफाई करते समय सुनीता को पता लगा कि उनके घर के नीचे एक तहखाना भी है जिस पर ताला लगा हुआ था। सुनीता उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरी जगह सफाई करने लगी। पूरा दिन उसका घर की सफाई करते ही निकल गया। शाम को जब राघव घर आया तब तक सुनीता ने सारे घर की सफाई कर दी थी। सभी लोगों ने मिलकर शाम का खाना खाया और राम सिंह ने राघव से कहा, साहब अब मैं कल आऊंगा। राम सिंह वहां से चला गया। खाना खाकर सुनीता ने बच्चों को दूसरे कमरे में लिटा दिया और जब बच्चों को नींद आ गई तो वह भी अपने कमरे में आ गई। राघव पहले से ही कमरे में था। सुनीता जैसे ही कमरे में घुसी, उसे फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से राघव को वह आवाज सुनाने की कोशिश की। राघव को भी उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा। आवाज नीचे से आ रही थी। वे दोनों लोग नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने कुर्सी पर वही छोटा बच्चा बैठा है जो सुबह राम सिंह के साथ आया था। उन्होंने समझा कि शायद राम सिंह इसे भूल गया होगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भला कोई अपना बच्चा कैसे भूल सकता है। सुनीता और राघव उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उसे अपने कमरे में जाकर सुलाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद राघव और सुनीता को भी नींद आने लगी तो वे भी सो गए। लगभग आधी रात को उन्हें फिर से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि वह बच्चा वहां से गायब था। आवाज नीचे से आ रही थी। वे दोनों नीचे उतरकर देखने गए। राघव और सुनीता ने देखा कि वह बच्चा फिर से उसी कुर्सी पर बैठ रो रहा था। दोनों लोग यह देखकर भौचक्के रह गए। उन्होंने फिर से बच्चे को उठाया और अपने कमरे में ले गए। वह बच्चा अभी भी रो रहा था। अचानक उस बच्चे को जोर जोर से खांसी आने लगी और देखते ही देखते वह खून की उल्टियां करने लगा। सारा बिस्तर खून से रंग गया। वे दोनों काफी डर गए। राघव पानी लेने के लिए चला गया। सुनीता ने अपने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो बच्चे सही सलामत सो रहे थे। वह फिर से भागकर अपने कमरे में आई। राघव भी नीचे से पानी ले आया, लेकिन उन्होंने देखा कि वह बच्चा तो उनके कमरे में नहीं था, वह गायब था। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उनके बेड की चादर खून से रंग चुकी थी, इसीलिए वह अपने बच्चों के कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह जब राघव और सुनीता उठे तो उन्होंने देखा कि वे अपने ही कमरे में लेटे थे और उनकी चादर पर जरा सा भी खून का दाग नहीं लगा था। उन दोनों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद नीचे से राम सिंह की आवाज आई।
साहब उठ जाइए, सुबह हो गई है। राघव राम सिंह की आवाज सुनकर तुरंत नीचे गया और राम सिंह से कहा, वह तुम्हारा बच्चा कहाँ है जिसे तुम अपने साथ यहां लाए थे? राम सिंह ने चौंक कर कहा, कौन सा बच्चा साहब? मेरी तो शादी ही नहीं हुई, ना ही मेरा कोई बच्चा है। अचानक फिर से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। इस तरह राघव और उनका परिवार एक ऐसे रहस्य से रूबरू होता है जो उनके हर कदम पर डर और सवाल पैदा करता है। क्या वे इस डरावनी घर की गुत्थी सुलझा पाएंगे या यह घर उनकी जिंदगी में और भी परेशानियां लाएगा? यह जानने के लिए सुनते रहिए हॉन्टेड हाउस का अगला भाग। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी के साथ बने रहेंगे और इस डरावने सफर का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में।